कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है, ये शब्द एन फ्रैंक के हैं। और जब आप इन शब्दों के बारे में सोचते हैं तो एक 13 साल की लड़की की तस्वीर उभरती है जो दुनिया से छिपकर अपनी डायरी में एक दोस्त ढूंढ रही थी। एक ऐसा दोस्त जिससे वो अपने दिल की हर बात कह सके। बिल्कुल। और आज हम उसी डायरी के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो एन की डायरी से लिए गए कुछ अंश और उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ी जानकारी। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उस भयानक दौर में एक गुप्त कमरे में छिपी हुई एक लड़की की दुनिया असल में कैसी थी। उसकी उम्मीदें क्या थीं, उसके डर और उसकी लिखाई में ऐसा क्या जादू था जिसने उसकी डायरी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम एन फ्रैंक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो इस स्थिति में पहुंची कैसे? उनका परिवार जर्मनी से एम्स्टर्डम क्यों आया? ये कहानी 1930s के दशक में जर्मनी से शुरू होती है। एन का पूरा नाम था एनालिस मैरी फ्रैंक। वो फ्रैंकफर्ट में एक यहूदी परिवार में जन्मी थी। अच्छा। लेकिन जब हिटलर और नाजी पार्टी की ताकत बढ़ी तो यहूदी परिवारों के लिए माहौल बेहद खतरनाक हो गया। इसीलिए वो लोग वहां से निकल गए। हाँ, इसीलिए 1934 में जापान सिर्फ 4 साल की थी, उनका परिवार सबको छोड़कर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में बस गया, एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में। लेकिन वो सुरक्षा ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और नाजी जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया। और फिर वहां भी यहूदियों पर वही जुल्म शुरू हो गए। हाँ बिल्कुल, हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। यहूदियों को पीले रंग का सितारा पहनना पड़ता था, वो सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकते थे, उनके व्यापार छीन लिए गए। हाँ, और जब एन की बड़ी बहन मार्गोट को नाजी लेबर कैंप से बुलावा आया तो परिवार समझ गया कि अब छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये कब की बात है? ये जुलाई 1942 की बात है। तब वो अपने पिता ओटो फ्रैंक के ऑफिस की इमारत में बने कुछ गुप्त कमरों में छिप गए। यही वो जगह है जिसे हम सीक्रेट एनेक्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। वो और उनका परिवार, एक और परिवार और एक डेंटिस्ट के साथ कुल 8 लोग 2 साल से भी ज्यादा समय तक। हाँ, 2 साल से ज्यादा। ये सोचना भी मुश्किल है कि वैसी जिंदगी कैसी रही होगी। बिल्कुल। दिन के वक्त तो एकदम चुप रहना पड़ता होगा। एकदम चुप, ताकि नीचे ऑफिस में काम करने वालों को पता न चले। वो न चल सकते थे, न जोर से बात कर सकते थे, या तक कि टॉयलेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सिर्फ रात में थोड़ी आजादी मिलती थी। लेकिन फिर किसी ने उनके साथ धोखा किया। अगस्त 1944 में। हाँ, अगस्त 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। उन 8 लोगों में से सिर्फ एन के पिता ओटो फ्रैंक ही जिंदा बच पाए। जी, एन और उनकी बहन मार्गोट की मौत युद्ध खत्म होने से कुछ ही हफ्ते पहले बर्गन बेल्सन कैंप में टाइफस नाम की बीमारी से हो गई। और ये दिल दहला देने वाली बात है कि युद्ध खत्म होने के बाद जब ओटो फ्रैंक वापस एम्स्टर्डम आए तो उन्हें एन की डायरी मिली। हाँ। और ये डायरी ही एन को उनके 13वें जन्मदिन पर छिपने जाने से कुछ ही हफ्ते पहले तोहफे में मिली थी। हाँ, और उसे पढ़कर ओटो फ्रैंक को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक बच्ची की लिखी बातें नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही परिपक्व और क्या कहते हैं, गहरी सोच वाले मन का काम है। उन्हें लगा कि इस आवाज को दुनिया तक पहुंचना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित करवाया। जी। मुझे ये बात हमेशा हैरान करती है कि वो अपनी डायरी में लिखती हैं, मेरे जैसे किसी के लिए डायरी लिखना वाकई एक अजीब अनुभव है। एक तो अपनी उम्र के हिसाब से असुरक्षित महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। सही बात है। लेकिन उससे भी बड़ी और गहरी वजह थी अकेलापन। उनके पास दोस्त थे, प्यार करने वाला परिवार था, पर कोई ऐसा नहीं था जिससे वो दिल की बात कह सकें। और यहीं वो मशहूर लाइन आती है, कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है, ये उनके गहरे अकेलेपन का एक तरह से घोषणा पत्र है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है ना, कि वो लोगों से घिरी हुई थी, अपनी डायरी में लिखती हैं कि लगभग 30 लोग हैं जिन्हें वो दोस्त कह सकती हैं। हाँ। फिर भी एक सच्चे दोस्त की कमी महसूस करती हैं। आपने बहुत अच्छी तुलना की है। ये आज के जमाने में सोशल मीडिया पर सैकड़ों दोस्त होने के बाद भी अकेले महसूस करने जैसा है। बिल्कुल। एन के लिए दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ में घूमना फिरना या मजाक करना नहीं था। वो चाहती थीं कि वो सतह से नीचे उतर सकें, जहां असली भावनाएं और विचार होते हैं। और उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो बिना किसी जजमेंट के उनकी हर बात सुन सके, उनके डर, उनकी उम्मीदें,
उनकी बचकानी बातें, सब कुछ। सही बात है। और वो साथी उन्हें अपनी डायरी में मिला। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी फैसला था। उन्होंने तय किया कि वो अपनी डायरी को ही अपनी दोस्त बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने उसे एक नाम भी दिया। हाँ, किटी। उनकी हर एंट्री प्यारी किटी से शुरू होती है। ये डायरी इनके लिए कोई बेजान चीज नहीं थी। वो किटी से ऐसे बात करती थी जैसे वो एक जिंदा इंसान हो। किटी उनकी हमराज बन गई, एक ऐसी दोस्त जो हमेशा सुनने के लिए तैयार थी। ये कमाल की बात है। और इस दोस्त किटी को उसने सिर्फ अपने डर और अकेलेपन के बारे में नहीं बताया, बल्कि अपनी आम जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी बताई, है ना? बिल्कुल। जैसे स्कूल के वो दिन छिपने से ठीक पहले के। हाँ, उनकी डायरी के शुरुआती पन्ने, जैसे 20 जून 1942 की एंट्री, हमें उनकी उस दुनिया में ले जाते हैं जो सीक्रेट एनेक्स की दीवारों से बाहर थी। उस एंट्री को पढ़कर तो ऐसा लगता ही नहीं कि बाहर का माहौल इतना तनावपूर्ण होता जा रहा है। बिल्कुल नहीं। हाँ, वो लिखती हैं कि उनकी पूरी क्लास नतीजों को लेकर डर से कांप रही है। जल्दी टीचर्स की मीटिंग होने वाली है जिसमें तय होगा कि कौन अगली क्लास में जाएगा। वो लिखती हैं कि क्लास के 2 लड़के तो अपनी छुट्टियों की पूरी बचत शर्त पर लगा चुके हैं। हाँ, ये पढ़कर लगता है कि किसी भी 13 साल के बच्चे की कहानी है। सुबह से रात तक बस यही बातें चलती हैं। तुम पास हो जाओगे? नहीं, मैं नहीं होऊंगा। यही तो इस डायरी की खूबसूरती है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाओं के बीच में भी आम जिंदगी अपनी छोटी छोटी खुशियां चिंताओं के साथ चलती रहती है। सही बात है। एक तरफ नाजियों का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन ऐन की दुनिया में उस पल सबसे बड़ी चीज क्या है? स्कूल के नतीजे, कौन पास होगा, कौन फेल होगा, और गणित का विषय जिससे उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। और गणित की टीचर मिस्टर कीसिंग। ऐन उन्हें अपनी डायरी में मजाक में ओल्ड फोगी यानी पुराने ख्यालात का इंसान कहती हैं। लगता है मिस्टर कीसिंग उनकी बात करने की आदत से बहुत परेशान थे। बहुत ज्यादा। ऐन खुद मानती हैं कि वो बहुत बातूनी थी। मिस्टर कीसिंग ने उन्हें कई बार चेतावनी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो आखिरकार उन्होंने सजा के तौर पर ऐन को एक निबंध लिखने को दिया। अच्छा, और विषय था एक बातूनी। हाँ, अ चैटर बॉक्स। अब इस पर कोई क्या ही लिखेगा? ऐसा लगता है टीचर ने उन्हें चुप कराने का एक तरीका निकाला था। कोई और होता तो शायद कुछ भी लिखकर पन्ने भर देता, लेकिन ऐन ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने सोचा कि बातूनी होने के पक्ष में ठोस तर्क दिए जा सकते हैं। उन्होंने 3 पन्नों का निबंध लिखा और उसमें बड़ी चतुराई से ये तर्क दिया कि बात करना एक छात्र का गुण है। और सबसे मजेदार तर्क ये था कि ये आदत तो उन्हें विरासत में मिली है, क्योंकि उनकी माँ भी उतना ही बोलती हैं और विरासत में मिली आदतों को बदला नहीं जा सकता। हाँ, ये तो बहुत ही चालाकी वाला जवाब था। मिस्टर कीसिंग का क्या रिएक्शन था? उन्हें भी इस पर हंसी आ गई। उन्होंने इस तर्क की सराहना की, लेकिन ऐन ने बातें करना बंद नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तो अगली क्लास में मिस्टर कीसिंग ने उन्हें एक और निबंध थमा दिया। इस बार का विषय क्या था? एक कभी न सुधरने वाली बातूनी। लगता है मिस्टर कीसिंग भी हार मानने वालों में से नहीं थे। और ऐन भी नहीं। तो फिर क्या हुआ? ऐन ने वो निबंध भी लिखकर जमा कर दिया। 2 क्लास तक सब शांत रहा, लेकिन जब ऐन तीसरी बार भी बातें करते हुए पकड़ी गई तो एक और निबंध मिला होगा। हाँ, जिसका शीर्षक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बार पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। अब तो हद हो गई। मुझे लगता है इस बार ऐन के पास तर्क खत्म हो गए होंगे। बिल्कुल। वो खुद लिखती हैं कि अब उनके पास लिखने के लिए कुछ नया नहीं था। तो फिर? तभी उनके एक दोस्त सैन, जो कविता लिखने में अच्छी थी, उसने मदद की पेशकश की। उसने कहा कि वो इस निबंध को शुरू से अंत तक कविता के रूप में लिखने में मदद करेगी। वाह! ऐन को ये विचार बहुत पसंद आया। उन्हें समझ आ गया कि मिस्टर कीसिंग उनके साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो इस मजाक का जवाब मजाक से ही देंगी। और कविता भी क्या शानदार थी। हाँ, ये एक माँ बत्तख और एक पिता हंस के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे थे। और वो बच्चे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। इतना ज्यादा कि पिता ने गुस्से में आकर उन्हें चोंच मार मार के मार डाला। तो ये तो एक तरह से टीचर को ही मजाकिया अंदाज में कह दिया कि ज्यादा क्वैक क्वैक करने पर आप बच्चों को मार डालेंगे। ये तो एक 13 साल की लड़की के लिए बहुत हिम्मत की बात है। और इसका संदेश साफ और थोड़ा व्यंग्यात्मक भी था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? क्या मिस्टर कीसिंग नाराज हो गए? बिल्कुल नहीं। नतीजा कमाल का हुआ। मिस्टर कीसिंग ने इस मजाक को सही भावना से लिया। अच्छा? उन्हें ये कविता इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे पूरी क्लास में पढ़कर सुनाया, साथ में अपनी टिप्पणियां निचोड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे दूसरी क्लासों में भी पढ़कर सुनाया। और उसके बाद? उस दिन के बाद
उन्होंने न सिर्फ एन को क्लास में बातें करने की इजाजत दे दी, बल्कि वो खुद भी क्लास में अक्सर मजाक करने लगे। तो ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है, ये असल में हमें दिखाता है कि वो अपने हालात पर कैसे काबू पा रही थी। हाँ, जब बाहर की दुनिया में उनका कोई कंट्रोल नहीं था, तब क्लासरूम में वो अपनी बुद्धि और हास्य को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी। बिल्कुल। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच था। बातूनी होने की पहचान को उन्होंने सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। एक तरह से देखें तो ये उस तानाशाही के खिलाफ एक छोटा व्यक्तिगत विद्रोह भी था। बिल्कुल, जो हर किसी को चुप कराना और एक जैसा बनाना चाहता था। उन्होंने अपनी आवाज को दबने नहीं दिया। एन फ्रैंक की डायरी के इन छोटे से अंशों से ही एक ऐसी लड़की की तस्वीर उभरती है जो मुश्किल हालात के बावजूद जिंदगी, समझदारी और हास्य से भरी हुई थी। वो सिर्फ एक पीड़ित नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती सोचने समझने वाली इंसान थी, जिसकी अपनी एक दुनिया थी। और किटी नाम की उसकी डायरी वो दोस्त बनी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और शायद यही वजह है कि ये डायरी इतनी शक्तिशाली है। ये कोई इतिहास की किताब नहीं है जो हमें सिर्फ तारीखें और आंकड़े बताती है। नहीं, ये एक बहुत ही निजी और मानवीय आवाज है। हाँ, जो इतिहास के पन्नों से सीधे हमसे बात करती है। ये हमें हॉलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख लोगों के आंकड़े के पीछे की एक जिंदगी, एक सपने को महसूस कराती है। और उनके सपने थे, है ना? ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ उस गुप्त कमरे में अपनी जिंदगी के खत्म होने का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल नहीं, उनके बड़े सपने थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि ये एक ऐसी तस्वीर है जैसी मैं हमेशा दिखना चाहूंगी, तब शायद मुझे हॉलीवुड जाने का मौका मिल सकता है। वो एक लेखिका या पत्रकार बनना चाहती थी। हाँ, वो जीना चाहती थी, दुनिया देखना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उनकी डायरी उन सपनों से भरी हुई है जो कभी पूरे नहीं हो सके। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। एन फ्रैंक को लगता था कि एक 13 साल की लड़की के विचारों में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग उसकी डायरी पढ़ चुके हैं और उसकी आवाज इतिहास की सबसे पहचाने जाने वाली आवाजों में से एक है। सही बात है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज और अतीत के कितने और युवाओं की ऐसी गैर दिलचस्प कहानियों में गहरी और जरूरी बातें छिपी होंगी जिन्हें हम शायद नजरअंदाज कर रहे हैं।